नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। अब तक हमारे 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने एक बार नहीं देखे आप देखो, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है पूरी डिटेल के साथ कराया जाता है। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब बताए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? तो ये जो है हमारी बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, इसमें जो आते हैं आपके मगही आती है, दूसरी आती है मैथिली। मैथिली जो बोली है वो भी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है। उसके बाद दूसरी जो आती है आपकी तीसरी भोजपुरी है। ठीक है, तो मैथिली, भोजपुरी और मगही किस भाषा की बोलियां हैं? तो याद रखना बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। तो बिहारी उपभाषा में कितनी बोलियां आती हैं? 3। पहली याद रखना मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो याद रखना सर्वाधिक आती है कि सर्वाधिक जो बोलियां हैं किस उपभाषा में आती है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती है। कितनी आती है? 5 आती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी खड़ी बोली। कौन सी होती है पहली? खड़ी बोली, जिसे कोरबी भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी होती है आपकी ब्रजभाषा। ठीक है, जिसे सोरसेनी के नाम से जाना जाता है। उसका तीसरी होती है आपकी कन्नौजी। तीसरी कन्नौजी। चौथी होती है आपकी बुंदेली। और पांचवी होती है आपकी हरियाणवी। कौन सी होती है पांचवी? हरियाणवी, जिसे किस नाम से जानते हैं? बांगरू नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सर्वाधिक बोलियां आती हैं। कितनी आती है? 5 आती हैं। कौन कौन सी? याद रखना खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। जबकि बिहारी में कितनी आती है? 3 आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थानी उपभाषा में कितनी आती है? इसके अंतर्गत 4 आती है। पहली आती है पूर्वी, जो आती है इसमें आती है आपकी जयपुरी। जयपुरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना इसे हम ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं, जयपुरी। उसके बाद पश्चिम में आती है आपकी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? मारवाड़ी। उसके बाद उत्तर राजस्थान में मेवाती आती है। और दक्षिण में कौन सी आती है? मालवी आती है। कौन सी आती है? मालवी। ठीक है, तो चारों याद रखना। राजस्थान में कितनी बोलियां आती है? क्या ना 4, बिहारी में 3, पश्चिमी हिंदी में आपकी 5। उसके बाद बात कर लेते हैं जो बचा हुआ हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, दूसरी आती है बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? कहना पूर्वी हिंदी। राजस्थान में कितनी आती है? ठीक है, जो कोने दिए गए हैं चारों, इनका भी याद रखना। जयपुरी पूरब में, ठीक है, मारवाड़ी पश्चिम में, मेवाती उत्तर में और मालवी दक्षिण में। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी से पूछे जाते हैं। याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 5। जबकि क्वेश्चन क्या था हमारी मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया गया है। आप इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही क्रम। अब देखो अभी अभी बात कर रहे थे हम पश्चिमी हिंदी, जो इसके बारे में दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिम हिंदी की 2 प्रमुख बोलियां हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? अर्थात नई जो विकसित हुई है वो ध्वनि बतानी है। ठीक है, तो नवीन विकसित ध्वनि में आती है हमारी ख और ग। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना नवीन विकसित ध्वनि में कौन से आते हैं? ख और ग आते हैं। जबकि जो दोनों ऊ दिए गए ये हमारे स्वर हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक, जबकि दोनों स दिए गए हैं, ये तो हमारे
उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसके बाद ए का उच्चारण स्थान जो हमारा स्वर दिया गया ये हमारा कंठ तालु होता है, और जो ओ दिया गया है हमारा कंठोष्ठ होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन क्या था हमारा, नवीन विकसित ध्वनि ख और ग है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्त सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा आपका नैमित्तिक। क्या बोला जाएगा? नैमित्तिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, निमित्तिक सही, हाँ बिल्कुल सही है, शुद्धवर्तनी में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपका, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? वर्णों की संधि पूछी, कौन से वर्णों की संधि की गई है व्यर्थ में? देख लेते हैं, विधन अर्थ, बी छोटी ई और आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर बात कर लेते हैं हमारी व्यर्थ में संधि कौन सी होगी, तो ये हमारी यण संधि होगी। ठीक है, संधि के भेद आपको पता है, संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अर्थात आचार शब्द में ऐसे क्या जोड़ा जाए जो एक जुल्म बन जाए? ठीक है, तो आचार में क्या जुड़ जाएगा आपका? अत्याचार, है ना? क्या बन जाएगा? अत्याचार हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है कि उपसर्ग में आचार में अति जोड़ दिया अत्याचार हो जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? संस्कृत, उर्दू और हिंदी। उसके बाद जो अति जो हमारा ये उपसर्ग है, किस भाषा का उपसर्ग है? तो ये याद रखना, ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अगला दिया गया है दुर, ये कौन सी भाषा का हमारा उपसर्ग है? तो याद रखना, ये भी हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद दिया गया अन, बताओ ये कौन सी भाषा का उपसर्ग होगा? तो अन जो है हमारा हिंदी भाषा का उपसर्ग, और हिंदी भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 13 है। उसके बाद दिया गया निर, कौन सी भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग, और संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22 दी गई है। ठीक है, जबकि उर्दू में कितनी होती है? 19 होती है। इनमें से जो 4 ऑप्शन थे, कोई सा भी उर्दू का उपसर्ग नहीं था। ठीक है, अन हिंदी का था, बाकी सब अपने संस्कृत के थे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने उपसर्ग प्रत्यय कौन सी भाषा के हैं पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ठीक है, ये भी उपसर्ग से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बन जाएगा आपका? निर्वाह में निर बन जाएगा, कौन सी भाषा का है हमारा? संस्कृत भाषा का है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द, ठीक है, योगरूढ़ शब्द की परिभाषा होती है कि जो शब्द विशेष अर्थ रखते हो, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हो उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा रचना के आधार पर शब्द से है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो योगरूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, अर्थात किसी विशेष की बात करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं लंबोदर बड़े पेट वाला। बड़े पेट वाला किसे बोला जाता है? लंबोदर, अर्थात गणेश को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द है। जबकि नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यौगिक शब्द कैसे होते हैं?
यौगिक शब्द होते हैं आपके जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका खंडन कर देने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा अगर होता नाक, कैसा शब्द है ये हमारा, तो इसे बोल देते हैं हम, ये हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि अगर आप इसे ना को अलग और कै को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे अर्थ जिनका तोड़ने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। या ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो पाए उसे भी कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो दिया गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये रिपीट क्वेश्चन है। वह घर से बाहर गया अर्थात घर से अलग हो जाता है, और अलग होने का भाव कहां होता है? अपदान कारक में होता है, ठीक है, अलग होने का भाव। साधन का बोध होता तो कर्ण कारक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा और संज्ञा भी कौन सी पूछी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का जो परिभाषा होती है, दुनिया में जो भी नाम होते हैं सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, ठीक, याद रखना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और इसमें क्या पूछा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नदियों के नाम है, और नदियों का नाम क्या है? यमुना। और ये क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि लड़का, पहाड़ और गाय, ठीक है, ये सब क्या हमारे तीनों जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया हमारा 11। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया अर्थात कौन सा हमारा विशेषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो हमारा दिया गया, निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, इसे चुनिए। अर्थात पुल्लिंग शब्द का चुनना है। दया, घटना, बुढ़ापा और जड़ता, पुल्लिंग शब्द, ठीक है, अर्थात लिंग से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। लिंग की जो पहचान होती है किस शब्द से होती है? संज्ञा शब्द से होती है, ठीक है। लिंग कैसा शब्द है? ये एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। हिंदी में कितने लिंग के भेद होते हैं? तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला आपका स्त्रीलिंग और दूसरा आपका पुल्लिंग। पहला कौन सा होता है? स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा हमारा पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। बाकी तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो दिया गया है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, नहीं है। अब देख लेते हैं जो दांत के पर्यायवाची होते हैं। चमचम किसका पर्यायवाची है? दांत का। उसके बाद दातुक किसका पर्यायवाची है? ये दांत का पर्यायवाची होता है। उसके बाद दंताल किसका पर्यायवाची है? दांत का पर्यायवाची है। उसके बाद कृदंत किसका पर्यायवाची है? ये भी दांत का है। दसन किसका पर्यायवाची है? ये भी दांत का है। उसके बाद रदन दांत का पर्यायवाची है। उसके बाद दसन, यहां पे लिख दिया दसन, ठीक है, दूसरा दसन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये किसके पर्यायवाची है? तो ये सारे हमारे दांत के पर्यायवाची है। जैसे दंत आ जाएगा, रदन आ जाएगा, दसन आ जाएगा, और कौन सा नहीं आएगा? दालिम नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना दांत का पर्यायवाची नहीं है, दालिम हमारा दांत का पर्यायवाची नहीं होगा। दालिम फिर किसका पर्यायवाची है? ये हमारा अनार का पर्यायवाची है। अनार के अन्य पर्यायवाची में आता है आपका राम बीज। राम बीज किसका पर्यायवाची है? तो ये याद रखना हमारे अनार का पर्यायवाची है। उसके बाद नेक्स्ट सुप्रिय किसका? ये भी अनार का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थी नहीं है उसे चुनिए। अर्थात विलोम शब्द में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जैसे सरल का कठिन, गुरु का लघु, आय का व्यय, धर्म का अधम। ठीक है, तो अधर्म नहीं होता, अधर्म होता है, इस तरह से होता है। अर्थात यही हमारा गलत दिया गया है, धर्म का अधर्म होता है, यहाँ लिखा अधम लिख दिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया गया है परकीय। परकीय क्या होता है, तो याद रखना, अपने पति से अलग, अपने पति से अलग पुरुष से विवाह, अपने पति से अलग पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को बोलते हैं परकीय। अपने पति से अलग पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या बोलते हैं, परकीय बोलते हैं। उसका बाद जो दिया गया है कुल्ठा, अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, कुल्ठा बोलते हैं। ठीक है, देखो दो परकीय और कुल्ठा, थोड़ा सा अंतर है, याद रखना, अपने पति से अलग व्यक्ति से प्रेम करने वाली को परकीय, और यहां दिया गया है अनेक, बहुत सारे पुरुषों से प्रेम करने वाली को बोलते हैं कुल्ठा। बांझ जिसके संतान ना हो। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह सा क्वेश्चन है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। ठीक है, जो बोलते समय हम सांस लेने के लिए रुकते हैं, जो क्षण भर के लिए रुकते हैं, उसी रुकने को हम क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। ठीक है, क्षण भर का रुकना क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है या विराम कहलाता है। ठीक है, विराम चिन्ह की जो संख्या है कितनी है, तो विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 होती है। और किस आदमी के आधार पर है, तो याद रखना, कामता जी प्रसाद के आधार पर विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, 20 मानी गई है। उसका विराम चिन्ह की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा में हुई है, तो याद रखना अंग्रेजी में हुई है। ठीक है, कौन सी भाषा से लिए गए विराम चिन्ह, अंग्रेजी भाषा से लिए गए। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है अर्ध विराम बताना है, अर्ध विराम कौन सा होगा। तो जो हमारा दिया गया है इसमें पूछा गया है अर्ध विराम, अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, अगर होता पूर्ण विराम तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, और होता अल्प विराम तो हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। इस वाक्य में, ठीक है, कौन सा वाक्य होगा, अर्थात संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये रचना के आधार पर हमारे शब्द पूछे गए हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। इसमें पूछा है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ठीक है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा होती है कि 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद मिश्र वाक्य की जो पहचान होती है, इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसके बाद सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है, इसमें कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होगी। क्रिया कितनी होगी, सिर्फ एक क्रिया होती है। ये सरल वाक्य की पहचान है। सरल वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान और मिश्र वाक्य की पहचान, जो इनकी परिभाषाएं हमारे एग्जाम में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 17 का, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, पट, पीत, मनेहु, तड़ित, रुचि, सूची, नोमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार है। अलंकार से क्वेश्चन है। ठीक है, अलंकार से जब भी क्वेश्चन आएगा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सजावट करना। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आधुनिक अलंकार को जोड़कर अलंकार के 3 भेद बना दिए जाते हैं। अगर पूछा जाए प्राचीन समय में अलंकार के भेद, तो 2 होते हैं। पहला होता था आपका
शब्द अलंकार और दूसरा होता था आपका अर्थ अलंकार। आज के आधार पर आधुनिक अलंकार को जोड़ दिया गया है। तो आज के आधार पर अलंकार के 3 भेद होते हैं, जबकि प्राचीन समय में अलंकार के 2 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन आता है, अगर आए प्राचीन समय में अलंकार के भेद 2, आधुनिक या आज के आधार पर अलंकार के भेद 3, इसमें क्या पूछा है, कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, पट पीत मने हूं। ठीक है, यहां से हमारे क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी, क्योंकि मने हूं, जानू, जने हूं। ठीक है, सब किस में आते हैं, हमारे उत्प्रेक्ष अलंकार में आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। तो याद रखना, उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है, कौन से अलंकार में, तो रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। जबकि उपमेय उपमान की संभावना किसमें व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा में। मानो मने हूं, जानो जने हूं, एक संभावना तो है, तो उत्प्रेक्षा। अगर आरोप लगाया जाता तो रूपक हो जाता। ठीक है, उपमेय अलंकार के बारे में, इसमें वाचक चिन्ह आते हैं साथ ही से। उसके बाद गिव अवे आपसे यहीं से बताना है कि उपमेय अलंकार के भेद कितने होते हैं और उपमेय अलंकार के अंग कितने होते हैं। अलग अलग है, भेद अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। ये आपके लिए गिव अवे है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया है, तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। ठीक है, पहले तो बात कर लेते कि ये कविता है किसकी। ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि कहते हैं हम, छायावादी कवि कहते हैं और क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं। कैसा कवि, छायावादी कवि। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा छायावादी कवि है, वो भी याद रखना है। ठीक है, तोड़ता पत्थर कैसी कविता है, जबकि है किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये है कैसी आपकी, तो याद रखना यथार्थवादी। ठीक, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो कहना यथार्थवादी कविता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पत्र लेखन से क्वेश्चन है। एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबंधों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इसमें जब हमारा ये कैसा पत्र है, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में जो प्रयोग किया जाएगा, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखना महोदय या महोदय। ठीक है, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदया शब्द का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। पत्र लेखन से क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है, गिव अवे क्वेश्चन बताना है कि एक हमारा तद्भव है अम्मा, ये हमारा तद्भव है, आपको बताना इसका तत्सम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अन्य शब्द बता देता हूं, उसके भी आपको तत्सम तद्भव बताना है आपको कि क्या शब्द, क्यों शब्द, कई शब्द, कहां, कैसा, कुछ और कोई। ठीक है, देखिए ये आपके हमारे तद्भव है सारे, आपको इनके तत्सम बताने हैं। ठीक है, सबके ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ये सर्च करोगे, ढूंढोगे, तो आपके याद हो जाएंगे तत्सम तद्भव, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में गिव अवे के साथ।